So hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this specific video, we are going to talk about a really critical topic from examinations point of view, that is DNA fingerprinting. और ये टॉपिक आपको वैसे भी काफी ज्यादा मदद करता है अपने आप को ज्यादा बेटर बनाने में और बायोलॉजी की काफी सारी एप्लीकेशंस को समझने में. सो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स को हम लोग लिंक करने वाले हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि हमने टॉपिक 6.9 पढ़ा था. वहां पर हमने सारी की सारी डिटेल्स जानी थी, उसका भी काफी ज्यादा उपयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप लोग हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से बहुत गौर से सुने एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर श्योर, राइट? सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम किस हिसाब से दिया गया है वो काफी ज्यादा खास बात है. फिंगरप्रिंटिंग का मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स. जैसे हम लोग जानते हैं कि लेट्स से अगर आप नीट का फॉर्म ही भरते हो तो जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, तो सारे के सारे ऑफलाइन एग्जामिनेशन में एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको अपनी फोटो लगा हुआ एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा. उसके साइड में आपको सिग्नेचर करने रहते हैं रनिंग हैंड से, और आपको अपना थंब इंप्रेशन वहां पर देना पड़ता है या फिर इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन वहां पर देना पड़ता है. क्यों मांगा जाता है वो फिंगर इंप्रेशन? जाहिर सी बात है, यह साबित करने के लिए कि पेपर देने आप ही पहुंचे थे. सो दैट्स व्हाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कम्स इनटू प्ले. जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आप मोबाइल को अनलॉक करने के लिए जैसे खुद की ही फिंगर का इस्तेमाल करते हो, खुद के ही थंब का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आपका डीएनए जो है ये भी यूनिक है. सो जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, just like your fingerprints, just like your fingerprints, your DNA sequence is also unique, तो आपके पास अपना एकदम यूनिक डीएनए है जो आपको यूनिक बनाता है, आपको बाकी सारे लोगों से, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनसे डिफरेंट बनाता है. और हमें पता है एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, वहां पर हमने एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ी थी कि 99.9% ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंसेस आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. सो 99% ऑफ द डीएनए is same in all organisms. सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में 99.9% ऑफ द डीएनए इज एब्सोल्युटली सेम. तो फर्क कितना है यहां पर? तो हर ऑर्गेनिज्म के बीच में जो फर्क है, डिफरेंस इज ओनली 0.1%. डिफरेंस इज ओनली 0.1%. और ये 0.1% इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर. कहने के लिए तो 0.1% यार बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप यहां पर इसे नंबर्स की फॉर्म में डिपिक्ट करना चाहें देन इट कुड बिकम अ वेरी बिग नंबर. कैसे? लेट्स चेक आउट. मान लो कि आपकी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं. दिस इज 100% ऑफ योर डीएनए विच इज प्रेजेंट इन अ सेल. अगर 100% की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁹ है तो 0.1% की वैल्यू कितनी हुई? 0.1% की वैल्यू कितनी हुई भैया? 3.3 इंटू 10⁻⁹ को डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर दो भैया? 1000 से. अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1% निकल आएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.1% निकल आएगा. यानी 0.1% कितना हो जाएगा दोस्त? 0.1% आपका हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. 3 जीरो कट जाएंगे ऊपर वाले, यानी कि 1 मिलियन बेस पेयर या 3 मिलियन बेस पेयर आपके तब भी डिफरेंट है. यानी 10 लाख जो है आपके बेस पेयर्स तब भी डिफरेंट है सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर, और ये एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है. तो एक तो आपके डीएनए का मेजर फ्रैक्शन है ये वाला, जिसको आप कहते हैं 99.9% ऑफ द फ्रैक्शन. इसे आप क्या कहते हैं? योर मेजर डीएनए और योर बल्क डीएनए, एंड इसके बाद आपका होता है ये 0.1% डीएनए जो कि आपको जेन्युइनली यूनिक बनाता है. और इस 0.1% डीएनए को आप एक्चुअल में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए, जहां पर रिपीटेटिव डीएनए आता है, जहां पर थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या पाया? सबसे पहले हमने ये पॉइंट देखा कि मेरे बंधु, हम जिस प्रकार से अपनी फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से अपना पासलॉक खोल सकते हैं, पासवर्ड खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है,
उसी हिसाब से हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस भी यूनिक है। सेकेंडली, डीएनए सीक्वेंसेस के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो डीएनए सेम है 99.9%, उसे हम बल्क डीएनए कहते हैं, और जो 0.1% डिफरेंट है उसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये 0.1% भी आपका मिलियंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना है, यानी ये 0.1% डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको इतनी बातें क्यों बताई? मैंने आपको इतनी बातें इसीलिए बताई हैं क्योंकि आगे मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाने वाला हूं, और वो ग्राफ आपको सिर्फ तभी समझ में आ सकता है जब आपको ये डेटा पता हो। जब हम ह्यूमन के डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से या डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी डेंसिटी के बेसिस पर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दी। भारी चीजों का अलग पीक बन जाता है, हल्की चीजों का अलग पीक बन जाता है। जब हमने डीएनए के साथ ये खिलवाड़ किया, जब हमने डीएनए के साथ डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमें दो पीक्स देखने को मिली, एक आपका बड़ा पीक यानी मेजर पीक, और एक आपका छोटा पीक यानी माइनर पीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज पीक्स। यहां पर आपकी डेंसिटी ज्यादा है तो एक मेजर पीक आपको देखने को मिला, और यहां पर आपकी डेंसिटी कम है, एक माइनर पीक आपको देखने को मिला। तो ये जो मेजर पीक रहता है ना दोस्त, ये बल्क डीएनए का पीक है। ये बल्क डीएनए का पीक है। ये बल्क डीएनए का पीक है जो 99.9% आपका क्या बनाता है? मेजर डीएनए बनाता है। और ये वाला जो छोटा वाला पीक है ना दोस्त, ये क्या है? ये आपका सैटेलाइट डीएनए का पीक है। ये आपका सैटेलाइट डीएनए का पीक है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, ये एक्चुअल में आपका 0.1% डीएनए है, जो कि आपको क्या बनाता है? यूनिक बनाता है, जो आपको बाकी ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में या बाकी अपने जो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, बाकी जो ह्यूमंस हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपको अलग बनाता है। तो ये डेंसिटी है मेरे दोस्त, ये डेंसिटी आपकी ज्यादा है इन केस ऑफ बल्क डीएनए, और ये डेंसिटी आपकी कम है इन केस ऑफ सैटेलाइट डीएनए। नाउ इस सैटेलाइट डीएनए को भी आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, और इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में बांट सकते हैं, यानी इसके भी काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं। मेन जो टाइप आप देखते हैं सैटेलाइट डीएनए का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी क्रिटिकल, उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें एटी सीक्वेंसेस ज्यादा हैं या सीजी सीक्वेंसेस ज्यादा हैं, या फिर डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी लेंथ कितनी है, सीक्वेंसेस की लेंथ कितनी है, यानी कि कोई समझ लो हजारों नाइट्रोजनस बेस पेयर लंबा सीक्वेंस है और कुछ 150-200 नाइट्रोजनस बेस पेयर लंबा सीक्वेंस है, तो उन दोनों में एक्चुअल फर्क क्या होगा, और इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो कितनी बड़ी है, यानी रिपीटिंग सीक्वेंस जो है उसका साइज कितना है, उसका साइज कितना है। यानी समझ लो एक जगह पर सिर्फ ACC नाम की एक यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करती है 50 बार। सो क्या होगा सीक्वेंस? ACC 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 ACC, ऐसे 50 बार रिपीटिशन हो जाएगी। तो एक छोटा सीक्वेंस है ACC जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन एक जगह पर सीक्वेंस है ATGC ATGC ATAC। तो अब क्या होगा? ये जो सीक्वेंस है 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर का, ये अपने आप को रिपीट करेगा, ATGC ATGC ATAC कुछ भी। तो ये जो 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बार रिपीट करेंगे, तो ओवरऑल लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। आपको मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन सबसे पहले इन कैटेगरीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो इन कैटेगरीज का नाम क्या हो जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर बाइफर्केशन, जो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि AT और CG का क्या रेशियो है, लेंथ कितनी है, रिपीटिंग यूनिट का साइज कितना है, हम दो अलग अलग कैटेगरीज यहां पर बना सकते हैं। पहला आपका मिनी सैटेलाइट, जो हमारे काम की चीज है, जो हम अभी DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, मिनी सैटेलाइट, और एक चीज है आपकी माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट, राइट? मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। मिनी का मतलब है छोटा, और माइक्रो का मतलब है मिनी वाले से भी छोटा, राइट? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हो ना, जो एकदम छोटे होते हैं, तो माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा। तो मिनी सैटेलाइट में क्या है और माइक्रो सैटेलाइट में क्या है, ये देख लेते हैं। माइक्रो सैटेलाइट में जो रिपीटिंग यूनिट है ना, वो मान के चलो यार आप 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर से 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर की आपकी रिपीटिंग यूनिट है। यानी जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था ACC, तो ACC में कितने नाइट्रोजनस बेस है? 3। वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर की एक रिपीटिंग यूनिट होती है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है, ये 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर से 100 नाइट्रोजनस बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट हो सकती है।
जैसे मैंने 12 का आपको एक एग्जांपल दिया था, ATGC ATGC ATAC। अब ये चीज अपने आप को रिपीट करेगी, तो 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर का ये पर्टिकुलर रिपीटिशन यूनिट आपको देखने को मिला। अब माइक्रो सैटेलाइट में ये जो चीज है ना, आपकी 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर की, बहुत कम टाइम अपने आप को रिपीट करेगी, राइट। ये 10 बार अपने आप को रिपीट कर देगी, 50 बार अपने आप को रिपीट कर देगी, राइट। इतनी बार ये अपने आप को रिपीट करती है। लेकिन इन केस ऑफ मिनी सैटेलाइट ये चीज अपने आप को हजारों बार भी रिपीट कर सकती है, ये चीज अपने आप को 100 बार भी रिपीट कर सकती है, ये चीज अपने आप को 1500 बार भी रिपीट कर सकती है। ये नंबर आपको अलग अलग बुक्स में वेरिएबल देखने को मिलेगा, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड नंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल रेफरेंसेस, सो यू कैन कॉल इट अ वेरी गुड नंबर, जो कि आपको अधिकतर किताबों में इसी रेंज में देखने को मिलेगा, राइट। तो माइक्रो सैटेलाइट क्या होती है, एकदम छोटी होती है, मिनी सैटेलाइट थोड़ी बड़ी होती है। तो माइक्रो सैटेलाइट को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट, राइट। यानी बार बार, टेंडम रिपीट मतलब लगातार रिपीट होना, लेकिन शॉर्ट, छोटे साइज की है ना, इसीलिए। जैसे ACC है, बार बार रिपीट होगा 50 बार, तो टेंडम रिपीट है लेकिन शॉर्ट सीक्वेंस है। ACC 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 150-200 बेस बाद खत्म हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट मतलब अब ये नंबर वेरिएबल है, 100 से 1500 के बीच में कितना भी हो सकता है। यानी समझ लो एक 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस है, वो अपने आप को लेट से मिनिमम बार 100 बार रिपीट करता है। तो कितने बेस पेयर का सीक्वेंस बना, 10 into 100 यानी 1000, यानी 1 किलो बेस आपको यहां पर देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर अपने आपको 1000 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करता है, तो क्या होगा, 10,000 बेस पेयर आपको देखने को मिले, राइट। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। यहां पर क्या है, नंबर बहुत मैटर करता है, इसलिए इसे बोला जाता है वेरिएबल नंबर, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। यहां पर तो छोटी सी रेंज है। अगर समझ लो कोई 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, वो अपने आपको 10 बार रिपीट करता है, तो 30 हुआ, और 50 बार रिपीट करता है तो 150 हुआ। 30 से 150 यार कंसिडरेबल, एक रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बोले कि ये 50 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है जो 100 बार रिपीट करता है अपने आप को, तो क्या हुआ 5000, और वहीं वो 1000 बार रिपीट करता है तो क्या हुआ 50,000। नाउ इट्स अ वेरी 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 बिग डिफरेंस, ओके। दैट्स व्हाई मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट को पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अभी जो मिनी सैटेलाइट है ना, VNTR, इन VNTR को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एज सॉरी एज रेडियो लेबल्ड प्रोब। इनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज रेडियो लेबल्ड प्रोब्स। क्या होते हैं रेडियो लेबल्ड प्रोब्स, आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, अभी तक जो हुआ है दोनों को रिवाइज कर लेते हैं, दोनों स्लाइड्स को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, डीएनए भी यूनिक होता है। ज्यादातर जो डीएनए है जो हर आपके ह्यूमन के अंदर सेम है, उसे बल्क डीएनए बोला। जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है उसे सैटेलाइट डीएनए बोला। तो इस सैटेलाइट डीएनए को आप अलग से सेपरेट कर सकते हो, इसकी एक अलग से पीक बन जाएगी, और उस पीक के अंदर भी माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट हो सकते हैं। एक वेरिएबल नंबर टाइम्स रिपीट होने वाला जो सीक्वेंस है VNTR, इसको हम लोगों को समझना था, जो कि हमने समझ लिया। अब देखो प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हुआ क्या। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या हुआ और किस लिए यूज किया जाता है, इट वाज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप करी गई थी बाय एलेक्स जेफरी। ओके, एलेक्स जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि यार हम क्यों ना पता लगाए इस बात का कि दो इंडिविजुअल्स कितने सिमिलर हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से एक वारदात वाली जगह थी जहां पे किसी इंसान का कत्ल हो गया। उस कत्ल से हमें एक ब्लड सैंपल मिला, उस कत्ल वाली जगह से। उस ब्लड सैंपल को हमने उठाया और जिन जिन पे शक था उनसे मैच किया। 3 लोग थे, A, B और C। तीनों से पूछा गया आप उस रात पे कहां पे थे, वारदात वाली रात में। एक ने बोला मैं पिक्चर देख रहा था, एक ने बोला मैं पणजी गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, अजय देवगन की तरह। ठीक है भाई, सत्संग वत्संग था, अपने पणजी गए हुए थे वो लोग। ठीक है, फिर पाव भाजी खाए उन्होंने, मस्त रहे। तीसरा वाला बोला कि मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। मतलब तीनों ने मना कर दिया कि हमने कत्ल नहीं किया, लेकिन तीनों पे शक था। तो उस ब्लड सैंपल को लिया जो वारदात वाली जगह से मिला और तीनों के डीएनए के साथ मैच कर दिया। अब तीनों में से जो बोल रहा था ना मैं पणजी गया हुआ था, उसके साथ मैच हो गया, यानी कि वो पणजी नहीं गया था, वो वहीं मौजूद था। तो उसको धर लिया गया। यानी कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, पता लगाओ दया कि कत्ल किसने किया है, वो दया कैसे पता लगाता है, सालुखे की हेल्प से। सालुखे क्या करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता है बेसिकली, राइट। और चाट के ये बताता है कि कौन सा केमिकल कौन सा है, कौन सा ड्रग कहां पे मिलता है, कहां ज्यादा माल फूका जाता है, ये सारी चीजें सालुके इज एक्सपर्ट इन दैट। So basically, chemical चाटने के अलावा the main function that Salukhe do is the forensic testing
एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो इससे एक तो ये पता लग जाएगा कि भाई वारदात किस समय कौन वहां मौजूद था, यानी कातिल का पता लगाया जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पैटर्निटी डिस्प्यूट। जायदाद के लिए जब झगड़ा होता है तो एक बेटा अपने बाप पे केस कर देता है कि ये तो मेरा बाप है नहीं, ये तो गरीब है, वो जो पड़ोसी अंकल है वो मेरे बाप है, और पड़ोसी अंकल भी सोचता है अरे यार ये तो केस कर देगा मेरे ऊपर। लेकिन जब वो बच्चा असल में डीएनए टेस्टिंग कराता है तो पड़ोसी ही उसका बाप निकलता है और पड़ोसी की सारी जायदाद उस बच्चे की। सो दैट्स व्हाई यहां पर पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो एकदम रॉक सॉलिड तरीका है वो ये है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स का, दोनों इंडिविजुअल्स का डीएनए पकड़ो और सिमिलरिटी नोट कर लो। अगर सिमिलरिटी आई इट मींस दैट दे आर कनेक्टेड टुगेदर, एंड दे कैन ओनली बी कनेक्टेड इफ दे आर गोइंग टू हैव अ ब्लड रिलेशन, यानी बाप बेटे का रिश्ता होगा, तभी उनके डीएनए में सिमिलरिटीज आएंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको वारदात पे से एक खून का सैंपल मिला, उस खून के सैंपल को आपने यहां पर रख लिया। सो दिस द खून का सैंपल दैट यू गॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ वारदात। नाउ यू वुड बी एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम इट। अब ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि यहां पे जो ब्लड मिला है, ये ब्लड क्या है, बेसिकली सेल्स है, राइट। ब्लड क्या है, बेसिकली सेल्स ही तो है, उसके अंदर ब्लड सेल्स है। तो उन ब्लड सेल्स में से आपको क्या करना है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के अलग करना है। ओके, सेल वॉल तो हम बोल नहीं सकते, इंसानों के अंदर तो सेल वॉल है नहीं और ब्लड सैंपल की बात करें तो एनिमल की बात हो रही है, सेल वॉल नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ो, आरएनए वारएनए हटाओ, प्रोटीन हटाओ, सारी चीजें हटा दो, आरएनए हटा दो, प्रोटीन हटा दो, सेल मेम्ब्रेन हटा दो, राइट, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो। तो एंड में क्या बचेगा, लिपिड हटा दो, क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। ये आपका प्योर डीएनए है, राइट। सो यू हैव आइसोलेटेड द प्योर डीएनए। क्योंकि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो डीएनए को निकालना भी तो पड़ेगा पहले। लेकिन मैंने आपको बताया था यार, डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसकी सीक्वेंसिंग आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया था, सेंगर सीक्वेंसिंग में ज्यादा से ज्यादा आप 1000 नाइट्रोजनस बेस का एक स्ट्रैंड ले सकते हो। उससे बड़ा लोगे तो सेंगर सीक्वेंसिंग इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से डीएनए को सीक्वेंस करना है तो आपको जो है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को बीच में से काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम ही है चीजों को काटना, ठीक है। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े आपको मिल गए। अब डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब साइज के हिसाब से इन टुकड़ों को आपने सेपरेट कर लिया। तो बड़े टुकड़े जो है अगरोस जेल में आपको वेल के पास मिले, छोटे टुकड़े आपको दूर दूर मिले, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन पे तो आप चीजों को ठीक से एनालाइज कर नहीं पाओगे। देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू वुड बी सेपरेटिंग these strands and you would be sending them to a membrane, for example nitrocellulose membrane। आप क्या करते हो, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर उन टुकड़ों को भेज देते हो, और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे प्रोब्स लगे हुए हैं, आपके रेडियो लेबल प्रोब लगे हुए हैं, किसके, वीएनटीआर के। तो यहां पर बाइंडिंग किसकी होगी, जिसके वीएनटीआर आपस में मैच करेंगे, सिर्फ उन्हीं की बाइंडिंग हो पाएगी। तो आपको ऑटो रेडियोग्राफी से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में किन दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए सिमिलर है, किन का नहीं। मैं जानता हूं ये बात काफी कम लोगों को समझ में आई होगी, पर समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको अपने हाथ से एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा और तब आपको सारी की सारी चीजें क्रैक हो जाएंगी। अब गौर से देखना कि हमने यहां पर क्या किया, ठीक है। ये आपका एक सैंपल है, ये आपका एक सैंपल है। इस सैंपल के अंदर से मुझे क्या निकाल लेना है मेरे दोस्त, डीएनए निकाल लेना है। तो इस सैंपल को मैंने अलग अलग केमिकल्स के साथ ट्रीट किया, एंड व्हाट आई हैव आइसोलेटेड अ पीस ऑफ डीएनए। आई हैव आइसोलेटेड अ पीस ऑफ डीएनए। नाउ इस डीएनए को इतना बड़ा रख के तो मैं सारे काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसे क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ओके, लगभग वैसा ही बनाने की कोशिश किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको मैं इनके साइज के हिसाब से क्या करूंगा, सेपरेट कर लूंगा। तो एक अगरोस जेल आती है, या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर ये जो जेल है, यहां पर आप इन डीएनए के टुकड़ों को लोड कर देते हैं। आपने डीएनए के टुकड़े जब लोड किए तो जो मोटा टुकड़ा है डीएनए का वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। ओके, यहां रह गया मोटा टुकड़ा, और जो छोटा टुकड़ा है वो बहुत दूर भाग जाएगा।
तो मोटा टुकड़ा आपका पास रहता है वेल के, जबकि पतला टुकड़ा जो है, जो एकदम आपका नॉन बल्कि टुकड़ा है, वो आपका दूर भाग जाएगा। तो इस हिसाब से आपने साइज के अकॉर्डिंग्स में चीजों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये जो आपकी जेल है, इस पे आप बहुत ठीक तरीके से ऑटो रेडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, यानी आप रेडियो एक्टिव चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन अ मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, और आप चाहते हो कि आपके सारे स्ट्रैंड उस पे चिपक जाए। सो आपने क्या किया, लेट्स से मोबाइल फोन है, दिस इज द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो है आपकी, ये है अगरोज जेल, ठीक है। ये अगरोज जेल थी, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन थी। इस अगरोज जेल को, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को ऐसे पास पास रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये कागज जो है अपने ऊपर चीजों को सोख लेता है, और ये जो डीएनए है, इट इज नेगेटिवली चार्ज इन नेचर, तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन से सारे के सारे स्ट्रैंड्स को चिपका देता है। तो मेम्ब्रेन से निकल करके, ओके सॉरी, यहां पर इस जेल से निकल करके सारे के सारे जो टुकड़े थे, ये कहां आ गए, ये आपके मेम्ब्रेन पे आ गए, ये आपके मेम्ब्रेन पे आ गए। ऑलराइट, यहां पर हम चीजों को देख सकते हैं कि यहां पर ये जो मोटे मोटे टुकड़े थे, ये आपके सबसे ऊपर आ गए, जैसा कि हमने बनाया था। फिर ये पतला वाला टुकड़ा है, ये यहां पर आ गया, एंड इससे भी जो पतला वाला टुकड़ा था, ये यहां पर आ गया। ऑलराइट, ये हमने कर लिया। अब हमने चीजों को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या किसी भी स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका लिया है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग। ओके, सो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, वैसे हमने इस मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए को चिपका लिया। नाउ ये जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर, वीएनटीआर, जिसको हमने रेडियो एक्टिव प्रोब बोला था, वो वीएनटीआर इसके ऊपर हम लोग अटैच करवा देंगे। और वो वीएनटीआर कब अटैच होंगे, जब सिमिलर सीक्वेंस वहां पर आएंगे। लेट्स से आपका एक वीएनटीआर है रेडियो एक्टिव, तो इसको मैं चमका देता हूं। ये वीएनटीआर जो है, इसका सीक्वेंस है AT GC A C, ये आपका वीएनटीआर है। तो वीएनटीआर कैसा है, रेडियो लेबल्ड है, तो ये चमक जाएगा जब भी इसके साथ कोई बाइंड करेगा। लेकिन इसके साथ बाइंड कोई कब करेगा, जब वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, राइट, जब वो इसका मिलता जुलता सीक्वेंस हो, T A G C T T G, तभी ना बाइंड करेगा, तब जाके ये चमकने लग जाएगा। और हम इसे ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई, ये चमक रहा है वीएनटीआर। अगर वीएनटीआर चमक रहा है, मतलब सेम तरीके का सीक्वेंस उससे आकर के बाइंड कर चुका है, यानी दो ऑर्गेनिजम्स का, दो इंडिविजुअल्स का डीएनए सिमिलर है। और अगर किसी डिफरेंट इंडिविजुअल का डीएनए वहां पर डालोगे तो वो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, उसमें इतने सारे सिमिलर सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे। तो वीएनटीआर का इस्तेमाल क्यों किया हमने, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स में एक तरीके के वीएनटीआर होंगे, वो सेम तरीके की बाइंडिंग दिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग के साथ, राइट। उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर आपने डाल रखा है, तो वीएनटीआर उस पर जाके बाइंड हो जाएगा बहुत प्यार से, और वो चमकने लग जाएगा जब आप उसे ऑटो रेडियोग्राफी से देखेंगे, तो आपको चमकते हुए सीक्वेंसिंग पैटर्न्स दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाइंडिंग नहीं हुई, तो आपको चमकते हुए सीक्वेंस नहीं दिखाई देंगे। तो समझ लो यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए था, ओके, दो बंदे हैं, बंदा ए एंड बंदा बी। यहां पर आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डाले हुए हैं, यहां पर बाइंडिंग हो गई, ये चमकने लगा, यहां पर बाइंडिंग हो गई, ये चमकने लगा, यहां पर बाइंडिंग हो गई, ये चमकने लगा, यहां पर बाइंडिंग हो गई, चमकने लगा, यहां पर बाइंडिंग हो गई, चमकने लगा। कितने सारे सिमिलर सीक्वेंसेस हैं। यहां पर सिर्फ इस वाले पे बाइंडिंग हुई है, चमकने लगा, एक आधा निकल जाता है वैसे नॉर्मली, बाकी सारों पे बाइंडिंग नहीं हुई। ज्यादा चांसेस किसके हैं, कौन रिलेटेड है आपका, ए या बी? बी आपका ज्यादा रिलेटेड है उस बंदे से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समझ लो यहां पर इंडिविजुअल ए है और यहां पर इंडिविजुअल बी है, और क्राइम सीन से आपको मिला है सैंपल सी। तो हमें सी को कंपेयर करना है ए या बी से, और हमें पता लगाना है कि ये जो सी वाला सैंपल है वो एक्चुअल में इंसान ए का है या इंसान बी का, और इन दोनों में से जिससे ज्यादा सिमिलर हुआ वो आपका आरोपी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ वारदात, ये वाला जो आपका सीक्वेंस है ये हमने ड्रॉ किया, और दो हमारे बेसिकली चोर लोग थे जिनको हमने बोला कि हाँ भाई तुम ही हो सकते हो इस वारदात के पीछे। सस्पेक्ट जो थे उनको हमने खड़ा कर दिया और डीएनए की मैचिंग करके देखी। तो अब देखो यार, यहां पर
क्रोमोसोम आपके पेयर में होते हैं, तो एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7 का जो पिताजी से आया है, एक मैटरनल है, माताजी से आया है। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 7 इंडिविजुअल बी का एक माताजी से एक पिताजी से। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 आपका माताजी से पिताजी से, माताजी से पिताजी से। क्रोमोसोम नंबर 16 माताजी से पिताजी से, माताजी से पिताजी से, एंड सेम ओवर हियर। अब इनके पैटर्न्स हमने नोटिस किए, ठीक है। नंबर ऑफ टेंडम रिपीट देखो यहाँ पर कितने हैं, 0 से 11 बार रिपीट हो रहा है ये लाल कलर वाला, और ये नीचे आपका रिपीट हो रहा है 9 बार। यहां पर रिपीट हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, और यहां पर रिपीट हो रहा है 7 बार, यहां पे 5 बार, यहां पे 2 बार। सेम नंबर आपको यहां पर भी दिए हुए हैं, 3 4 लेट से 8 7 4 11 व्हाटएवर इट इज, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। तो इनका बैंडिंग पैटर्न हमने बना लिया। जब इस पूरे सैंपल को हमने सेपरेट किया तो इस हिसाब का बैंडिंग पैटर्न हमें देखने को मिला, एंड जब इंडिविजुअल ए के को सेपरेट किया तो इस हिसाब का बैंडिंग पैटर्न मिला, इंडिविजुअल बी के डीएनए को सेपरेट किया तो इस हिसाब का पैटर्न देखने को मिला। अब लेट्स चेक आउट कि ज्यादा सिमिलैरिटी किसमें है। ये जो है आपका बी के साथ सिमिलर है, तो बी को 1 नंबर मिल गया, यस बी को 1 नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं ए, यहां पर लिख देते हैं बी, कि हाँ बी के साथ सिमिलैरिटी। अब ये देखो यहां पर ये जो रेड वाला है ये भी बी के साथ सिमिलर है, तो यहाँ पे माइनस नंबर, यहाँ पे +1, बी को फिर एक ज्यादा नंबर मिल गया। यहाँ पे येलो वाला ये आपका दोनों के साथ है, तो दोनों को +1 मिला। मैंने आपको बताया था कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, कुछ कुछ सीक्वेंसेस सिमिलर निकल जाते हैं, दोनों को +1 मिला। फिर ये है चौथा येलो वाला, इसमें आपका बी को ही +1 मिला, यानी बी के अभी तक सारे के सारे मैच किए हैं, ओके, और ए का सिर्फ एक मैच किया है, ये वाला ए के साथ मैच नहीं किया, तो यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आपका ये स्काई ब्लू देखो, ये भी दोनों के साथ मैच कर गया, तो यहाँ पे दोनों को +1 नंबर मिलेगा। और यहां पे आपका ये जो स्काई ब्लू है ये यहां पर देखो ये भी आपका बी के साथ मैच कर दिया, तो यहाँ पे आपका +1। तो यहाँ पे सारे के सारे सीक्वेंसेस मैच किए 6 के 6, तो 6 नंबर मिले यहाँ पे सिर्फ आपके तुक्के से 2 मैच किए हैं, यानी यहाँ पर 100% सिमिलरिटी है बी के साथ। तो क्या हम कह सकते हैं ये वाला वारदात पे से जो सैंपल मिला है ये बी का है, क्या हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त। तो इन दोनों में से असली डाकू कौन है, असली कौन है खूनी, बी है। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी आपके डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हम कंपेयर करके देख लेंगे, और जैसे हम कंपेयर करेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कि यस दिस इज द क्रिमिनल, या फिर ये है असली पिताजी। ये चीजें हमें नोट करनी थी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से टॉपिक समझाया, एनसीईआरटी में काफी कॉम्प्लेक्स है तो इसीलिए उसको थोड़ा अवॉइड किया गया है। ओके, चीजें सारी कवर हो गई लेकिन अपने तरीके से। आप चाहे तो गाइस हमारे पेड बैचेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंडिविजुअल कोर्सेज भी खरीद सकते हैं, एज वेल एज आप लोग एक कंबाइंड कोर्स भी खरीद सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज एब्सोल्यूट अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े एंड आपको अल्टीमेट सर्विसेज मिले, सारी की सारी सर्विसेज मिले, एंड स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी हमारे लेक्चर्स पर काफी ज्यादा अच्छा है। तो प्लीज मेक श्योर आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं और इन सारी चीजों को चेक जरूर करें। आप मार्क्सअप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोर्सेज के अलावा काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी हैं जिनका प्राइस काफी कम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज में आपको हमारे क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं। 10 रुपए में क्वेश्चन बैंक मिल रहा है यार सब्जेक्ट वाइज, इससे सस्ता क्या ही हो सकता है। तो गो एंड मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल करने की बजाय मार्क्सअप लर्निंग ऐप को स्क्रॉल करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं यार। उन्नत भविष्य की कामना करता हूं मैं आपके। और इसके साथ साथ आज से चैप्टर खत्म हो चुका है, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। तो प्लीज मेक श्योर मार्क्सअप लर्निंग ऐप को आप लोग इंस्टॉल करें, या फिर मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को एटलीस्ट ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आज इस पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी मैंने नोट्स बनवाए हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। प्लीज मेक श्योर जाके कनेक्ट करें और पेड बैचेस को एक बार जरूर देख लें यार। आप पेड बैचेस के अगर स्टूडेंट हैं तो नीचे अपना रिव्यू जरूर डाल दें, जिससे कि बाकी लोगों को पता लगे कि कितने कमाल की चीजें वहां पर चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल श्योरली बी कैचिंग यू अप इन नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी वुड बी मेकिंग अ चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई विल श्योरली बी कैचिंग यू अप in the coming lectures. Bye.